ये कहानी बिहार के एक पुराने शहर दानापुर की है। यहाँ हर रविवार को लगने वाली एक छोटी सी संडे मार्केट होती थी। इसी हाट से थोड़ा बाहर निकलकर एक मोमोज का ठेला लगता था, जिसको रिया और उसका पति सोहन हमेशा आते जाते देखा करते थे। लेकिन कभी दोनों ने रुककर उस पर खाने का नहीं सोचा। इस औरत को देखकर तो लगता है जैसे कितने पैसे वाली होगी और बेचती समोसे है। किसी किसी का मन करता है ऐसे काम करने का। जरूरी नहीं है कि पैसा नहीं है तो ही ये काम किया जाए। हाँ, वही मैं भी सोचूं। मार्केट अंदर है तो ये मार्केट से हटकर क्यों समोसे बेचती है? इसको तो कॉलेज या स्कूल के बाहर बेचना चाहिए। ये सब छोड़ो, हमें क्या। और तुम भी क्या क्या सोचने लग जाती हो किसी के बारे में भी। नैन्सी और सुमी दोनों की हाल ही में शादी हुई होती है। दोनों शिमला से हनीमून मनाकर घर की तरफ जा रहे होते हैं। बस थोड़ी देर का सफर है, उसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अरे माँ जी का कॉल है। ओफो, ये माँ और प्रतीक भी ना हमारे रोमांस के बीच आ जाते हैं। चुप रहो, उन दोनों के सिवा है ही कौन हमारा। उन दोनों को हमारी चिंता हो रही होगी। मैं कॉल उठा लेती हूँ। जी माँ जी। देवर जी, हम दोनों निकल चुके हैं, बस 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बहू। सुमित बेटा, जंगल के रास्ते जल्दी जल्दी आ जाओ। और हाँ भैया, भाभी हमारे लिए शिमला से कुछ लाए हैं या नहीं? अरे छोटे कुछ नहीं, बहुत कुछ लाए हैं। अब हम दोनों के पास केवल 2 से 3 घंटे ही हैं, फिर हमारा हनीमून खत्म हो जाएगा। स्पेंड करने दे ठीक से। देखो सुमित, यहाँ पर एक बोर्ड है, उस बोर्ड पर जीवनपुर लिखा होता है। जीवनपुर लगता है ये एक गांव है और ये इस गांव के अंदर जाने का शुरुआती रास्ता है। चलो नैन्सी, इस गांव में ही चलते हैं। क्या पता यहाँ पर कोई घर मिल जाए। नैन्सी और सुमित दोनों उस गांव में कदम रखते हैं। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और हर तरफ काले बादल छा जाते हैं। हे भगवान, ये वातावरण अचानक से बदल कैसे गया? खैर, एक हवा ही तो है, कोई सुनामी थोड़ी ना आई है। हाँ ठीक है, फिर वो दोनों गांव में आगे चलते हैं, लेकिन वो गांव पूरी तरह खाली होता है। वहां कोई इंसान या जानवर नहीं होता। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ बंद है। सामान तो है पर लोग नहीं। लगता है गांव में कहीं कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं जानती हूँ, गांव में जब भी कुछ बहुत बड़ा होता है ना, तो सारे गांववासी वहां पर चले जाते हैं। आज भी इस गांव के लोग वहीं गए होंगे शायद। हाँ नैन्सी, शायद तुम सही कह रही हो। हमें आगे चलते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। गांव में आज फिर से चुड़ैल आई थी और गांव वाले डर से बाहर नहीं निकलते हैं। चुड़ैल को लेकर गांव वाले बहुत परेशान थे। शाम होने से पहले लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी दिनेश नाम का एक गांव वाला बोलता है, राम नाम बोलते चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। रात होने से पहले हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। अरे दिनेश भाई, चले तो जा रहे हैं। अब काका का शरीर ही इतना भारी है तो क्या करें। जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करके देखते हैं। हाँ, बस राम का नाम लेते चलो। अरे भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, इस जंगल के रास्ते से रात में कोई भी जिंदा नहीं निकला है। मैं बस इसीलिए ही जल्दी जल्दी चलने को कह रहा हूँ। चलो भाइयों, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे। फिर गांव वाले और दिनेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जंगल से बाहर निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी डरावनी आवाज आ रही थी। यह सुनकर दिनेश डरने लगता है। मैंने तुम सबको बोला था जल्दी जल्दी चलने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो, रात हो गई है। अब पता नहीं क्या होगा। आप भी ना दिनेश भाई बहुत ही डरपोक हो। अरे क्या होगा, इतने सारे गांव वाले हैं यहाँ पर। किसी की शामत आई है क्या जो इतने गांव वालों से पंगा लेगा? हैं? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर गांव वाले दोबारा से चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह देख काका बोलता है, अरे ये एकदम से मौसम कैसे बदल गया? इतनी तेज हवाएं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहां से, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो यहां से। देखा, मैंने कहा था ना, जल्दी जल्दी करो, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतो, ये शैतान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो चला यहां से। ऐसा कहकर दिनेश वहां से भागने लगता है, लेकिन वहां लोमड़ियों के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे दिनेश भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम सही कह रहे थे,
अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो इतना डरावना है ये सब। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वह भूत हंसने लगता है। गांव वाले यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं और इधर-उधर भागने लगते हैं। अरे अरे, मर गया रे, कहाँ फंस गया रे? बीवी ने रोका था कि मत जाओ। लेकिन नहीं राजू, तुझे तो रिश्तेदारी निपटानी थी। ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमें ही मार डालेगा। बड़ा आए थे मुझे मारने के लिए, सबको मार डालूंगा। वहां चुड़ैलों का वास था। यह चुड़ैलें शाम के बाद उस जंगल के आसपास आने जाने वाले हर आदमी को मार डालती थीं। चुड़ैलों की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। इस वजह से वो हर इंसान को अपना दुश्मन समझती थी। इन इंसानों ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी। अब मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हम दोनों को बहुत बुरी तरह मारा था। अब हम दोनों मिलकर जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। उधर जंगल गए गांव वालों की मौत की खबर बाकी गांव वालों को मिलती है। यह सुनकर सब गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे सरपंच जी, कुछ करिए। उस खूनी जंगल ने फिर से कई गांव वालों को मार डाला। अब हम क्या, तुम्हारी सब पीड़ा समझता हूं मैं, अमन बेटा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? जंगल में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है सरपंच जी, इस तरह हाथ पर हाथ भरकर बैठने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस तरह पूरा गांव खाली हो जाएगा एक दिन। गांव वाले और सरपंच अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पास के गांव के सरपंच राजेंद्र नगर के अंदर एक मुर्गे की दुकान पर आते हैं और मुर्गे की दुकान के मालिक नवीन से कहते हैं, अरे मुर्गे वाले भैया, ये मुर्गे का मांस कितने का दिया? अरे सरपंच जी, आप जैसे देवता आदमी से पैसे लेकर मरना है क्या? आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, उसका शुक्रिया। लेकिन अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं खरीदूंगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करो। आपको जो भी ठीक लगे इस गरीब को दे देना। ठीक है, ऐसा है, कल शाम को मेरे घर पर पार्टी है। वहां पर 20 किलो मुर्गे का मांस लगेगा। तुम कल शाम को मुर्गे लेकर आ जाना। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं और नवीन भी उन्हें हाँ कर देता है। लेकिन उनके जाने के बाद उसे जंगल के बारे में याद आता है। अरे मर गया रे, ये मैंने क्या कर दिया? सरपंच जी को मैंने हाँ क्यों कर दी? उनके गांव के रास्ते में तो वो मनहूस जंगल आता है। अब मैं क्या करूं? Tidur lagi ha. छोटे से गांव प्रेम नगर के पास एक पुरानी वीरान कॉलोनी थी जिसे लोग आत्माओं की कॉलोनी के नाम से जानते थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां पर एक नहीं अनेक आत्माएं रहती हैं जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। इसी बात की खोज करने कुछ लोग निकल पड़ते हैं। सुमित, तुम एक होनहार लड़के हो। तुम्हें मैं एक काम सौंप रहा हूं। प्रेम नगर की उस वीरान कॉलोनी के बारे में पता करो और जितनी भी चीजें तुम्हें मालूम पड़ती हैं उसको लिखकर मेरे सामने ले आओ, ताकि हम वहां की वो दकियानूसी बातों को पब्लिक के सामने लेकर आ सके। जी सर, पर वहां की तस्वीरें लेने के लिए मुझे मोनिका को भी साथ लेकर जाना होगा। क्या मैं मोनिका को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोनिका की तो जरूरत पड़ेगी। तुम और मोनिका दोनों साथ में चले जाओ। मोनिका सुमित के मित्र और थे जो उसके साथ इस अभियान में शामिल हो जाती है। उनको पता चलता है कि प्रेम नगर के बारे में एक पंडित हैं जो उन्हें विस्तार से समझा सकते हैं, तो वो दोनों पंडित से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। पंडित जी, हम आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे कोई क्यों मिलने आएगा? मैं तो बस एक साधारण पुजारी हूँ। जी हाँ, लेकिन हमने सुना है प्रेम नगर के उस कॉलोनी के बारे में। सबसे बेहतर आप ही जानते हैं पंडित जी। हमें उस कॉलोनी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। देखो बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता जरूर सकता हूँ। आप हमें सिर्फ बता दीजिए, बाकी हम वहां जाकर पता कर लेंगे। देखो बेटा, मैं तुम्हें वहां के बारे में सब बता दूंगा, लेकिन बेटा उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है।
वहां की आत्माएं शांत नहीं हैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन पंडित जी, हमें वहां के बारे में सब जानना है। हम बहुत दूर से आए हैं पंडित जी। हमें उस गांव के बारे में और वहां की वो आत्मा वाली कॉलोनी के बारे में सब सच जानना है। तो आप हमें वहां की सच्चाई बताइए ना। जितना भी आपको पता है वो सब हमें बता डालिए। तुम लोग उसके बारे में जानकर क्या करोगे बेटा? लेकिन अब इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। धन्यवाद पंडित जी, चलिए बताइए। हम बहुत साल पहले वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम लाली था। उसका रंग सांवला था, लेकिन वो बहुत नेक थी। लेकिन कद में छोटी होने की वजह से अक्सर लोग उसे छोटी छोटी कहकर चिढ़ाया करते थे, तो उसका नाम ही छोटी पड़ गया। उसने अपने रंग को काले से गोरा बनाने की कुछ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो गई। तब से माना जाता है कि उस कॉलोनी में आत्माओं का साया रहता है और किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। तब से उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं। धन्यवाद। अब बाकी की जानकारी हम वहां जाकर ही ले लेंगे। अमित और मोनिका कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर जाते हैं और उस कॉलोनी के बारे में जानने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है यह जमींदारों की साजिश है इस जमीन को ना बेचने की, ताकि वो यहाँ पर अपने काले काम को अंजाम दे सकें। Kenapa tak tidur lagi, ha?